1 जनवरी 2026, ये तारीख याद रखिएगा। ये सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब भारत में एक साथ कई बड़े आर्थिक बदलाव होने वाले हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस 1 तारीख से देश की अर्थव्यवस्था कैसे और कितनी बदलने वाली है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये तारीख इतनी खास क्यों है, फिर समझेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर होगा, इसके अलावा और कौन से बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, और आखिर में इन सब के पीछे भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस तारीख में। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है। ये वो दिन है जब भारत के आर्थिक और प्रशासनिक नियमों में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक साथ कई बड़े फैसले लागू हो रहे हैं। 8वां वेतन आयोग, एनर्जी की नई कीमतें, पैन कार्ड से जुड़ा नियम और किसानों के लिए नई आईडी, सब कुछ एक ही दिन से। अच्छा, इन सभी बदलावों में से जो सबसे बड़ा और सबसे चर्चित है, वो है 8th वेतन आयोग। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये लाखों लोगों की फाइनेंशियल जिंदगी पर सीधा असर कैसे डालेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेतन आयोग आखिर होता क्या है। आप इसे एक ऐसा सिस्टम मान सकते हैं जो हर 10 साल में ये पक्का करता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक हालात के हिसाब से अपडेट हो। और इसका असर कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे करीब 50 लाख मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके साथ ही लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है। अब ये जो बढ़ोतरी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। अनुमान है कि ये 20 से 35% के बीच हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा होगा, जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट साबित हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सैलरी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब ये बढ़ा हुआ पैसा पूरी अर्थव्यवस्था में घूमना शुरू करता है। इसे ही अर्थशास्त्री मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। होता ये है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो बाजार में जाकर ज्यादा खर्च करते हैं। इससे चीजों की डिमांड बढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा उत्पादन करना पड़ता है, और इसके लिए नए रोजगार भी पैदा होते हैं। ये एक पूरी साइकिल है। तो सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये बूस्ट देना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में एक संतुलन लाना है। अभी आप देखें तो हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग काफी पीछे है। इस अंतर को कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, वेतन आयोग अकेला नहीं है। ये एक बड़ी रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े बदलाव को सपोर्ट करने के लिए और कौन-कौन से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार एक बहुत ही संतुलित कदम उठा रही है। कमर्शियल इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर थोड़े महंगे हुए हैं, लेकिन आम घरों के सिलेंडर की कीमत नहीं बदली है। वहीं सीएनजी सस्ती हुई है, यानी एक बहुत ही सोचा समझा समायोजन है। हमारे फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। अब हमारा क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर 7 दिन में अपडेट होगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि लोन अप्रूवल की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। और हाँ, ये एक डेडलाइन है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025। अगर ये नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कई फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं। इसी तरह किसानों तक सरकारी मदद सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए भी एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। हर किसान को एक यूनिक किसान आईडी दी जाएगी, जिससे ये पक्का हो सके कि फायदा सिर्फ असली और ज़रूरतमंद लाभार्थियों तक ही पहुंचे। तो अब इन सारे अलग अलग बदलावों को एक साथ रख के देखते हैं कि आखिर ये बड़ी तस्वीर क्या बनती है और भारत की राष्ट्रीय रणनीति के लिए इसके क्या मायने हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कोई टेम्पररी उपाय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म राहत से ज्यादा लॉन्ग टर्म सुधारों पर फोकस है। सरकार एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है जो ज्यादा मजबूत, संगठित और टिकाऊ हो।
और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या ये सारे सुधार मिलकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक कर पाएंगे और देश को ग्रोथ की अगली लहर पर ले जाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।